नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे विज्ञान के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी तंत्र हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में कक्षा छोटी से पढ़ने लग जाते हैं। 10th क्लास में इसका चैप्टर है दोस्तों एक छठा, जैव फैक्टर यानी बायो फैक्टर नाम से चैप्टर है, उस जैव प्रक्रम नाम से। उसके अंदर दोस्तों 6 तंत्र दे रखे हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम और वस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे तंत्र दे रखे हैं उसके अंदर। तो एक एक करके हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और दोस्तों इसके बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी हम पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन बन के आएगा, चाहे किसी कंपटीशन के एग्जाम में आए, कुछ भी आए, तो दोस्तों आज वो क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आपको पूरा देखना है वीडियो को एंड तक। तो दोस्तों बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन मतलब होता है बाहर निकालना, यानी किसी चीज को बाहर निकालना क्या होता है, उत्सर्जन कहलाता है। मतलब किसी चीज को बाहर निकाल दिया, क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, उसको उत्सर्जित कर दिया, वहां से ढकेल दिया। तो यानी क्या निकालना बाहर। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसान बाहर क्या निकालता है। तो सबसे पहले दोस्तों किसी इंसान की मतलब ह्यूमन की रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही हम उत्सर्जन के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, यानी बॉडी से जितना भी वेस्ट है, जितना भी वेस्ट मटेरियल जो बॉडी के किसी काम का नहीं है, उसको क्या कर देना, बाहर निकाल देना, बाहर फेंक देना, वो ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो दोस्तों उसमें क्या करता है, बहुत सारी बॉडी ऑर्गन हेल्प करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। दोस्तों मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था, तंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बहुत सारे बॉडी ऑर्गन मिलकर क्या करे, एक ही काम करे, तो उसका एक सिस्टम बन जाता है, एक तंत्र बन जाता है। इसलिए सामूहिक रूप से उनको क्या बोला जाता है, तंत्र बोला जाता है। इसलिए दोस्तों इसको भी क्या बोलेंगे, मानव उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलेंगे। यानी बॉडी से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया, बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने की क्रिया, यानी फॉर टू एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद में देखेंगे कौन कौन से बॉडी ऑर्गन हेल्प करते हैं शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। तो सबसे पहला दोस्तों उत्सर्जी अंग है, उन जो भी दोस्तों हेल्प करता है, मतलब जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हेल्प करते हैं बाहर वेस्ट मटेरियल निकालने को, वो सारे के सारे कौन क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाते हैं, सारे अंग। तो दोस्तों कौन कौन से अंग होते हैं और इन सभी को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो सबसे पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आपका दोस्तों स्किन, त्वचा। आपकी बॉडी से दोस्तों सबसे पहले क्या निकलता है, पसीना निकलता है। आप गर्मी में बैठे हो या कुछ भी कहीं पर भी बैठे हो, तो आपकी बॉडी से क्या निकलने लग जाता है, पसीना निकलने लग जाता है। तो वो जो पसीना है वो क्या करता है, एक तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने के लिए निकलता है। दूसरा आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर अपशिष्ट पदार्थ है, उसका कोई काम नहीं है बॉडी के अंदर, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सीबम। अब सीबम क्या होता है दोस्तों हमारे कईयों को देखा होगा आपने कि नाक के ऊपर क्या होता है, पसीना आने लग जाता है। तो जो नाक के ऊपर पसीना आता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, आपने हाथ लगा के कभी देखना नाक के ऊपर, तो एक चिपचिपा पदार्थ आपको देखने को मिलेगा। वो चिपचिपा पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों, सीबम कहलाता है। और दोस्तों नमक, दोस्तों कई बार देखा होगा कि आपको जो पसीना आता है, तो पसीना जब सूखता है, तो आप काली कलर की शर्ट, आपने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी, तो पसीना सूखने के बाद में आपकी शर्ट व्हाइट हो जाती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों पसीने के साथ बाहर क्या आ रहा है, नमक आ रहा है। वो उसको आप बॉडी सूखने के बाद आपका शर्ट क्या हो जाएगा, ऐसे लगेगा कि बाहर नमक चिपका दिया किसी ने। तो बॉडी की से मतलब आपकी जो स्किन है उससे और क्या निकलता है दोस्तों, आपका नमक भी निकलता है। तो दोस्तों 3 चीजें स्किन से निकलती है, पसीना, सीबम और नमक। इसलिए दोस्तों स्किन को भी क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं, उत्सर्जी अंग बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका फेफड़ा यानी लंग्स। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम फेफड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वैसे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपका लास्ट किडनी है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों, आपकी बॉडी से क्या निकालता है, ये CO2 निकालता है। अगर CO2 निकालेगा नहीं निकालेगा तो आपकी बॉडी में कार्बन इकट्ठा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन मिला के साथ में और कार्बन को क्या बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों कार्बन किसी काम का नहीं होता आपकी बॉडी के अंदर, जो बनता है कार्बन बनता है दोस्तों आपकी बॉडी में। कार्बन बनता कैसे दोस्तों, जब मैंने आपको बताया था क्या, जब भोजन लास्ट में ग्लूकोज से क्या टकराती है, ऑक्सीजन टकराती है, तो विस्फोट होता है, 2 चीज बनती है, ऊर्जा बनती है और CO2 बनती है। तो CO2 को वापस फेंक दिया जाता है बाहर, तो यही वही CO2 है। इसको फेंकने का काम कौन करता है, आपका फेफड़ा करता है। फेफड़ा प्रेशर से उसको क्या कर देगा, नाक से बाहर निकाल देगा। तो मुख्य उत्सर्जी अंग ये भी कह सकते हैं, उत्सर्जी अंग इसके बारे में क्या 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 कह सकते हैं,
CO फेफड़े को भी कह सकते हैं। CO2 को बाहर निकालता है फेफड़ा। दूसरा बलगम को बाहर निकालता है। कई बार देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं कहीं पर भी, कुछ भी हमारी कईयों की आदत होती है ऐसे किया, ऐसे फट थूक दिया और गले से निकाला, थूक दिया, फेफड़े से पता नहीं क्या निकालते, चिपचिपा बलगम निकालते हैं। कईयों की आदत होती है दोस्तों ऐसे करके थूकने की आदत होती है, तो क्या निकालते हैं, बलगम निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में क्या है, फेफड़ों में क्या जम जाता है, बलगम जम जाता है, उसको वो चिपचिपा पदार्थ उसको बाहर निकाल देते हैं। तो बलगम निकालने का काम भी कौन करता है, आपका फेफड़ा करता है। और दोस्तों वाष्प, आपकी बॉडी से दोस्तों वेपर को भी ये बाहर निकालता है, वेपर को बाहर निकालता है। ये वेपर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जैसे वेपर, सर्दियां आती हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है सर्दियों में, क्या होता है कि आप ऐसे करना, कभी ऐसे ऐसे करना, तो मुंह से क्या निकलेगी, भाप निकलेगी। तो भाप कहां से आ रही है, वो भाप आ रही है आपके फेफड़ों से। फेफड़ों से क्या निकाल, फेफड़ा उसको प्रेशर से क्या फेंक रहा है, बाहर निकाल रहा है। आपकी बॉडी के अंदर क्या बन रही है, वेपर बन रही है, वाष्प बन रही है। उस वाष्प को निकालने का काम भी कौन करता है, आपका फेफड़ा करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के बारे में दोस्तों अपने पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था कि बड़ी आंत लास्ट में जाके क्या निकालता है, अनपचा भोजन निकालता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वृदांत है जो, वो क्या निकालती है दोस्तों, आपकी बॉडी से क्या निकालती है, अनपचा भोजन, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, काइल। मुंह में तो बोलोस बोलेंगे, पेट में बोलोस बोलेंगे, छोटी आंत में काइम बन जाएगा और अंत में क्या बन जाएगा, काइल। यानी जो लेटरिन होती है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, आपका बड़ी आंत करता है। तो जो अनपचा भोजन उसको बाहर कौन निकालता है, कौन निकालता है दोस्तों, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन निकालती है, छोटी बड़ी आंत निकालती है। और जिसको साइंटिफिक नेम उसका दोस्तों हम काइल बोल सकते हैं। क्वेश्चन आता है पेपर में, जो ऑब्जेक्ट जो बड़े कंपटीशन एग्जाम में उसमें पूछा जाता है, काइल होता है। अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालने का काम करती है। उसके बाद दोस्तों लीवर, लीवर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसका, बाहर गंदगी को बाहर निकालने का। जैसे अंदर से जो अनवांछित पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, अनवांछित पदार्थ जो किसी काम का नहीं है, उसको बाहर निकालने का यकृत बोलते हैं दोस्तों लीवर को हिंदी में। कन्वर्जेशन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया। तो लीवर दोस्तों पता है क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर सबसे जहरीला पदार्थ क्या बनता है, क्या बनता है, अमोनिया बनता है। जो सबसे जहरीला पदार्थ होता है दोस्तों बॉडी के अंदर, उसको बाहर फेंकना जरूरी हो जाता है। तो लीवर क्या करता है, उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कर देता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कन्वर्जेशन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और यूरिया कन्वर्ट करके वो किसको दे देता है, किडनी को दे देता है। किडनी उसका क्या, पेशाब में मिला के बाहर निकाल देती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम लीवर का है कि वो क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर रहा है यूरिया के अंदर। अमोनिया सबसे जहरीला पदार्थ होता है दोस्तों। आपने देखा होगा कि हम ताजा ताजा पेशाब होता है, जो किसी का भी हो, चाहे गाय का हो चाहे हमारा ले लो, ताजा, अब किसी जैसे दीवार पे ताजा पेशाब कर रखा है तो उसमें बदबू नहीं आएगी, लेकिन उसके 2 या 3 घंटे बाद में बदबू आने लग जाती है। क्यों दोस्तों, क्या होता है कि जो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हुआ है ना, वो वापस क्या हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और यूरिया और अमोनिया सबसे जहरीला पदार्थ भी होता है और सबसे बदबूदार पदार्थ भी होता है। अमोनिया में गंध आती है दोस्तों, बहुत भयंकर। तो जो 3-4 घंटा बाद में जो पेशाब का में क्या आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है। और इतनी ताकत होती है पेशाब में, अगर कोई दीवार है ना, दीवार पे अगर आप 10-20 सालों तक अगर पेशाब करते रहोगे, 10-15 आदमी हो गए तो पेशाब करते रहो, तो एक टाइम ऐसे आएगा वो दीवार ही गिर जाएगी। इतना पावरफुल होता है दोस्तों अमोनिया। तो जो इतना पावरफुल है, जो दीवार को गिरा सकता है, तो आपकी बॉडी को क्यों नहीं गिरा सकता, बॉडी भी खराब कर सकता है। इसलिए क्या है, लीवर उसको यूरिया में कन्वर्ट करके किडनी को दे देता है और किडनी उसको पेशाब में मिला के बाहर फेंक देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम लीवर का भी है। सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे अपनी अपनी रोल प्ले कर रहे हैं बाहर क्या है, गंदगी को फेंकने का। तो ये सारे के सारे ऑर्गन क्या कहलाते हैं, एक्सक्रीटिव ऑर्गन कहलाते हैं। तो इन सभी ऑर्गन ने मिलकर क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया। तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अंत में आता है आपका वृक्क, किडनी, जैसे गुर्दा। दोस्तों किडनी में गुर्दा बोलते हैं और हिंदी में इसको वृक्क बोलते हैं। इसका काम है दोस्तों यूरिया बनाना, ठीक है, यूरिया पेशाब में परिवर्तन, यानी यूरिया है उसको किस में करना, पेशाब में बदल देना। तो यूरिया को पेशाब में बदल के, मतलब यूरिया को पेशाब में मिलाया और उसको बाहर फेंक दिया। तो ये सबसे काम किसका, किडनी का। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों। इसने तो क्या किया, इसको यूरिया में कन्वर्ट करके दे दिया। अब ये फेंकेगा नहीं तो क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या इकट्ठा हो जाएगा, यूरिया इकट्ठा हो जाएगा। यूरिया वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और अमोनिया बॉडी को गाड़ देगा, खराब कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम किडनी का भी है। इसलिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग बोलते हैं। ये दोस्तों ये करता क्या है, सिस्टम करता है। ये दोस्तों कहां से गंदगी निकाल रहा है, निकाल कहां रहा है गंदगी से, दोस्तों रक्त से निकाल रहा है।
किससे निकाल रहा है? ब्लड से। ब्लड में जितना भी अपशिष्ट है, यानी जो शिष्ट नहीं है, जो बॉडी के काम का नहीं है, बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, वह सारा पदार्थ किडनी क्या करती है? उसको बाहर फेंक देता है। वृक्क क्या करता है? उसको बाहर फेंक देता है। यानी आपने देखा होगा कि हमारे रक्त के अंदर, हमारे खून के अंदर क्या है कि जो अनवांछित पदार्थ आ जाते हैं, जैसे कोई भी ऐसा केमिकल आ गया या कुछ भी आ गया, जहर खाएंगे वो भी खून में जाएगा दोस्तों। तो कुछ भी आ गया आपके खून के अंदर, जो खून के अंदर वो क्यों खून दोस्तों आपकी बॉडी को, सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ब्लड अगर किसी के पास नहीं जाएगा तो वो अंग क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। इसलिए रक्त होता है वो सारी बॉडी के पास जाता है। इसलिए रक्त के अंदर किसी ने जहर मिला दिया, अब सपोज करो हम यहाँ पर एक नदी जा रही है, वो कई गाँवों में जा रही है, उसमें जहर मिला दिया नदी में, तो सारे गाँव वाले मर जाएंगे। इसी तरीके से खून में अगर कुछ मिल गया तो सारे बॉडी पार्ट ही क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? ऐसे सोच लो, पानी को साफ करने का काम करता है। यानी आपकी बॉडी का जो पानी यानी ब्लड, रक्त को साफ करता है। क्या करता है? साफ करता है, छानता है। छानने का काम कौन करता है? आपकी किडनी करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है आपकी किडनी, इसलिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? मुख्य उत्सर्जी अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं। तो दोस्तों एक भाग कंप्लीट होता है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन का। आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। दोस्तों मैंने ये बता दिया कि उत्सर्जन किसे कहते हैं और उत्सर्जन तंत्र क्या होता है और कौन कौन से उत्सर्जी अंग इसमें भाग लेते हैं, ये सारा मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो कौन सा होता है? आपकी किडनी होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा किडनी के बारे में। सारा फोकस अपनी किडनी पर करेंगे कि किडनी होती क्या, कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले दोस्तों किडनी का डायग्राम देख लेते हैं। किडनी मानव ह्यूमन हेस्पिरेटरी सिस्टम, दोस्तों इसको बोलते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र होता है क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है? उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। यानी ऐसा सिस्टम जो शरीर से क्या निकालता हो? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता हो, उसको बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो दोस्तों इसमें दो किडनी भाग लेती है। किडनी के दोस्तों दोनों ऊपर क्या होता है? अधिवृक्क ग्रंथि होती है। अधिवृक्क ग्रंथियां दोस्तों अपने ग्रंथि वाले चैप्टर में अगली वीडियो में मिल जाएगा। ग्रंथि का पूरा डिटेल से ग्रंथि कितने प्रकार की होती है सारा डिस्कस करेंगे। तो किडनी के ऊपर क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है। और उसके बाद किडनी को दोस्तों बोलते हैं वृक्क। हिंदी में दोस्तों वृक्क बोलते हैं और उर्दू में गुर्दा बोलते हैं। किडनी से दोस्तों कुछ वाहिनियां निकलती है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसको इंग्लिश में यूरेटर बोलते हैं, याद रख लेना। ये जो मूत्र वाहिनी है कहां पर जाती है? आपकी यूरेथ्रा में जाती, मतलब कि मूत्र मार्ग में। जो यूरिनरी ब्लैडर है किसमें जाएगी दोस्तों? यूरिनरी ब्लैडर, जिसको बोलते हैं दोस्तों मूत्राशय, जहां पर मूत्र सारा इकट्ठा होता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मूत्राशय बोलते हैं। मूत्राशय में जाके दोस्तों मूत्र इकट्ठा हो जाएगा, फिर दोस्तों मूत्र मार्ग से उसको बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं दोस्तों यूरिथ्रा। ठीक है दोस्तों, दो किडनियां होती है, जिसको किडनी को बोलते हैं वृक्क। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है। किडनी से दोस्तों दो वाहिनियां निकलती है, जिसको दोस्तों मूत्र वाहिनी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों यूरेटर। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे जो यूरेटर है वो कहां जाती है? एक टैंक में जाती है, एक ऐसे कह लो एक थैली है, उसके अंदर सारा मूत्र इकट्ठा हो जाता है, जिसको दोस्तों बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। यानी मूत्र जहां इकट्ठा होता है, फिर दोस्तों उस मूत्राशय में एक मार्ग होगा जहां से उस मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं दोस्तों मूत्र मार्ग और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों यूरेथ्रा। ये बात याद रख लेना। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों किडनी के बारे में। किडनी को दोस्तों हिंदी में वृक्क बोलते हैं और उर्दू में दोस्तों बोलते हैं गुर्दा। जो किडनी होती है दोस्तों मुख्य उत्सर्जी अंग होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि लीवर भी होता है उत्सर्जी अंग, और आपकी स्किन भी होती है, और आपकी मतलब कि आप चार पांच उत्सर्जी अंगों के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? आपका किडनी होता है। क्योंकि दोस्तों ये रक्त को फिल्टर करने का कार्य करता है, रक्त को साफ करता है। क्या करता है? साफ करता है। तो सबसे मेन हो गया, क्योंकि आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका ब्लड है। ब्लड ये सारी, आप कहीं से भी आपके कट लग गया खून निकलेगा। क्यों? खून ऐसी चीज है, खून ऐसा पदार्थ है जो पूरी बॉडी में क्या है? दौड़ता रहता है। और खून ही क्या करता है? सभी कोशिकाओं को भोजन देता है। मतलब जो भी लेन देन का काम है वो सारा कौन करता है? खून करता है। तो खून सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खून को साफ करने वाला भी क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किडनी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। दोस्तों ये रक्त को छानने का काम करता है, फिल्टर करता है, रक्त को फिल्टर करता है। ऐसे देख लो कि पानी आ रहा है घरों में अपने, हम क्या करते हैं? छाननी से उसको छानते हैं। इसी तरीके से खून को छानने का काम करता है। इसका काम ये, खून के अंदर किसी प्रकार की अपशिष्ट
पदार्थ ना आ जाए, ऐसी चीज ना आ जाए जो क्या करे, बॉडी को नुकसान पहुंचाए। जो ब्लड में दोस्तों आपको पता है ब्लड पूरी बॉडी में दौड़ेगा, तो अगर उस ब्लड में अगर कुछ मिल गया तो क्या हो जाएगा, सारी कोशिका नुकसान खराब हो जाएगी। तो इस ब्लड को क्या करता है, ये छानता है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। रक्त को दोस्तों प्रश्न आ गया, रक्त को छानने का काम कौन करता है, किडनी करती है, लेकिन रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, फेफड़ा करता है। हम अगली वीडियो में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र में, उसमें यही मैं बताऊंगा रक्त को शुद्ध कैसे किया जाता है। रक्त के अंदर दोस्तों ब्लड के अंदर क्या मिल जाती है, जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो रक्त शुद्ध रक्त कहलाता है, और जब डीऑक्सीजन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं उसको, और जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो शुद्ध रक्त होता है। इसी तरीके से रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है, आपका फेफड़ा करता है। याद रख लेना, कंफ्यूज ना हो तो ना, रक्त को छानने का काम आपका कौन करता है, किडनी, और रक्त को शुद्ध करने का काम आपका फेफड़ा करता है। दोस्तों ये पेशाब का निर्माण करता है, मतलब क्या मैंने आपको बताया था कि पेशाब का निर्माण कौन करता है, जो गंदगी होती है वो खून में से निकाल देता है, वो उसका क्या बना देता है, किडनी पेशाब बना देता है। मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी में सबसे जहरीला पदार्थ, सबसे बेकार पदार्थ कौन सा बनता है, अमोनिया बनता है, सबसे बेकार पदार्थ। वो इतना बेकार होता है दोस्तों, वो अगर आपको मैंने बताया था कि वो लीवर क्या करता है, उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और किसको दे देता है, किडनी को दे देता है, और किडनी उसको क्या बना देती है, यूरिन बनाकर उसको बाहर निकाल देती है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा अमोनिया में गंध बहुत बेकार आती है, यानी अमोनिया बहुत ज्यादा बदबू मारता है, इसलिए जो ताजा पेशाब किया होता है तो उसमें बदबू नहीं आती। जैसे आपने गौ माता का अगर आप मूत्र देख लो तो ताजा मूत्र में बदबू नहीं आएगी, लेकिन अगर आप 2-4 दिन उसको रख दोगे तो उसमें बदबू आने लग जाएगी। आप इंसान का पेशाब भी क्या है दोस्तों, पहले शुरू में वो बदबू नहीं मारता, लेकिन कुछ समय बाद में क्या आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है। क्यों, क्योंकि पहले वो अमोनिया नहीं होता, क्या होता है, यूरिया होता है। यूरिया फिर क्या 4 घंटे बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जो अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो बदबू आने लग जाता है। अमोनिया में इतनी ताकत होती है दोस्तों, अगर 10 आदमी अगर एक दीवार को 10 सालों तक क्या करे, पेशाब करते रहे, तो एक टाइम आएगा दीवार गिर जाएगी या दीवार गड़ जाएगी। क्यों, इतना ज्यादा जहरीला होता है। ऐसे जहरीला मान लो, मतलब इतनी पावर होती है उसमें कि वो दीवार को गिरा सकता है, तो आपकी बॉडी को क्यों नहीं गिरा सकता। इसलिए क्या करता है, लीवर उसका यूरिया बनाकर किडनी को दे देता है, और किडनी उसको यूरिन बनाकर बाहर निकाल देती है। दोस्तों जो किडनी के बाहर एक झिल्ली होती है, प्रश्न आ गया कि किडनी के बाहरी झिल्ली यानी मेम्ब्रेन, झिल्ली को बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में मेम्ब्रेन। किडनी की जो बाहरी मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पेरिटोनियम बोलते हैं। याद रख लेना, पेरिटोनियम बोला जाता है। दोस्तों किडनी में आपको बना के दिखा रहा हूं, इधर जैसे ये किडनी की संरचना है, इसका जो ये वाला बाहर है, ये जो भाग है, ये क्या है, प्रवेश द्वार है। इधर से क्या जाएगा, जितनी भी ऐसे सोचो, जितनी भी रक्त वाहिनी है सारी अंदर किडनी की जाएगी, यहां से जाएगी। जिस मार्ग से जाएगी दोस्तों इसको बोलते हैं रीनल हाइलम। क्या बोलते हैं, रीनल हाइलम बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ गया, सबसे ज्यादा यूरिया की मात्रा कहाँ होती है, इधर। अमोनिया की मात्रा यहाँ, सबसे ज्यादा यहाँ होती है, किधर, प्रवेश द्वार में, रीनल हाइलम में होता है। उसके बाद में इसके बाहरी एक आवरण होता है, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, बाहरी को बोलते हैं दोस्तों कोर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे, ये एक आवरण है, उसको क्या बोलेंगे, कोर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोर्टेक्स बोलेंगे। और अंदर वाले को दोस्तों मेडुला बोलेंगे। ये याद रखना, इतना पूछा जाएगा। किडनी के बाहर एक झिल्ली होती है, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। किडनी के बाहरी भाग को कोर्टेक्स बोला जाता है, और आंतरिक भाग को मेडुला बोला जाता है। और जो प्रवेश द्वार होता है जिससे किडनी के अंदर क्या जाती है, रक्तवाहिनियां जाती है, उस प्रवेश द्वार को रीनल हाइलम बोला जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार रीनल हाइलम के बारे में। दोस्तों इसको मूत्रवाहिनी को यूरेटर बोलते हैं, सारा मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। किडनी के बारे में डिस्कस कर लिया। आगे हम देखेंगे किडनी की एक और, मैंने बताया कि किडनी के अंदर दोस्तों कितने फिल्टर लगे होते हैं, 8 लाख फिल्टर लगे होते हैं, जिनको दोस्तों नेफ्रॉन बोलते हैं, और हिंदी में आपको व्रकाणु बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आपको व्रकाणु नहीं मिलेगा, कॉपी में नेफ्रॉन की संरचना ही पूछी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट अगले भाग में आपको मैं बताऊंगा कितने फिल्टर लगे होते हैं। इधर 8 लाख फिल्टर लगे होते हैं, और इधर भी 8 लाख फिल्टर लगे होते हैं। दोनों फिल्टर क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे चलो पानी की चलनी लगी है, 8 लाख इधर 8 लाख इधर, दोनों क्या कर रहे हैं, खून को साफ कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जब एक किडनी खराब हो जाए तो दूसरी किडनी से आदमी जीवित रह सकता है। क्यों, क्योंकि जो फिल्टर करने का काम है वो एक किडनी भी कर सकती है, इसलिए कहते हैं कि एक किडनी पर व्यक्ति जीवित रह सकता है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया, बाकी का पार्ट अब आगे की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक किडनी के अंदर 8 लाख फिल्टर लगे होते हैं, और उन फिल्टर को क्या बोलते हैं दोस्तों, नेफ्रॉन बोला जाता है, और हिंदी में व्रकाणु बोलते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, उस 8 लाख में से एक नेफ्रॉन निकाल लेंगे, और उस एक नेफ्रॉन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन के आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास 10th के अंदर नेफ्रॉन की संरचना बहुत ज्यादा पूछी जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें होता क्या, बात करेंगे।
दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आपका फिल्टर है वो क्या करता है, मतलब कि जो किडनी है वो क्या करती है, आपके रक्त को छानने का काम करती है। तो छानेंगे कैसे, हम क्या करते हैं, छलनी के अंदर क्या डालते हैं, पाइप डालते हैं, तभी तो पानी छनता है ना। उसी तरीके से हम क्या है, फिल्टर के अंदर क्या डालेंगे, पाइप डालेंगे। किसकी पाइप, ये पानी की ना होकर क्या होगी दोस्तों, खून की पाइप। उस पाइप को दोस्तों क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। एक धमनी डालेंगे उसके अंदर, फिल्टर के अंदर, इसके अंदर फिल्टर जो आप एक फिल्टर उसको निकाले, उसमें क्या आएगी, एक धमनी जाएगी, वो क्या करेगी, खून अंदर जाएगा, फिर छन के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हम बात करेंगे जो धमनी दोस्तों इस फिल्टर के अंदर जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों एफरेंट आर्ट्रियोल। आर्टरी दोस्तों धमनी को बोलते हैं, आगे वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा आर्टरी और वाइन्स के बारे में, धमनी और शिरा के बारे में क्या होता है। तो धमनी क्या होता है, धमनी क्या होती है, इसके अंदर जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल। जो धमनी नेफ्रॉन के अंदर जाती है उसको बोलते हैं एफरेंट, और जो बाहर निकलती है उसको बोलते हैं दोस्तों एफरेंट। जो अंदर जाती है उसको अभिवाही, और जो बाहर निकलती है उसको बोलते हैं अपवाही आर्ट्रियोल। ये बात याद रख लेना दोस्तों। फिर क्या होता है दोस्तों, क्या जो पाइप धमनी थोड़ी बड़ी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, और यहाँ पे जब इकट्ठी हो जाएगी तो क्या हो, एक गुच्छानुमा संरचना बन जाएगी। तो उस गुच्छानुमा संरचना को दोस्तों क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। याद देख लेना, एक गुच्छा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, गुच्छानुमा संरचना है। तो एक जो बाटीनुमा संरचना है, जहां पर दोस्तों वो गुच्छा इकट्ठा होता है, एक बाटीनुमा संरचना, एक कटोरोनुमा संरचना है, जहां पर क्या है, ये जो गुच्छा इकट्ठा होता है, ये धमनियां इकट्ठी होती है, तो उस बाटीनुमा संरचना को यहां से लेकर यहां तक, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा दोस्तों बोमेन संपुट। याद रख लेना दोस्तों, बोमेन संपुट कहलाएगा ये बाटीनुमा संरचना। तो याद रखना, क्वेश्चन आता है कि एक बाटीनुमा संरचना होती है किसमें, फिल्टर में। कौन सा फिल्टर, किडनी का फिल्टर लगा था, जिसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में बाटीनुमा संरचना, कटोरीनुमा संरचना, एक कैप्सूल जैसी संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं बोमेन संपुट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों बोमेन कैप्सूल, और हिंदी में बोमेन संपुट। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक कुंडलीनुमा संरचना होती है, इधर से मुड़ा होता है बोमेन संपुट नीचे से, उसको बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब है, एक ट्यूब जैसी संरचना, ट्यूब दोस्तों नली को बोलते हैं। तो एक नली संरचना होती है जिसको कुंडली नलिका बोलते हैं, कुंडली यानी घूमी हुई नली, तो कुंडली नलिका जिसको प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों आगे जाके ये नीचे की ओर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों डिसेंडिंग लूप। एक लूप नीचे की ओर जा रहा है जिसको बोलते हैं अवरोही चाप, और ये जो ऊपर की ओर जा रहा है इसको बोले असेंडिंग। नीचे जाता है उसको डिसेंडिंग बोलते हैं दोस्तों, ऊपर जाता है असेंडिंग बोलते हैं। अवरोही और आरोही चाप। और दोस्तों ये जो आपको डार्क किया हुआ है मेरा, ये दोस्तों ये चाप कौन सा, ये हेनले का चाप है। आपकी डायग्राम में दिख जाएगा हेनले का लूप, वो दोस्तों यही है। उसके बाद दोस्तों ये असेंडिंग लूप आगे जाके किसमें इकट्ठा हो जाएगा, किसमें, संग्राहित नलिका के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट है दोस्तों, ये आपका कौन सा, ये लिखा हुआ कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका। तो ये सारा चित्र किसका है दोस्तों, नेफ्रॉन की संरचना। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मैंने आपको बता दिया। अब ये वर्क कैसा करता है, देखो इसमें से खून आया, ठीक है, और यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगा। इकट्ठा होने से दोस्तों क्या हो जाएगा, खून के अंदर जो भी पदार्थ है वो सारा छन जाएगा। मतलब कि अब ये देखो ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्टर करता है, निस्पंदन का काम करता है। ये ग्लोमेरुलस है, इसको गुच्छानुमा संरचना, ये क्या करता है दोस्तों, सब चीज छान देता है। अब इस खून में क्या प्रोटीन भी है, विटामिन है, चल तू भी भाग, बाहर निकल निकल, सब बाहर निकलो, सब भाग जो तेरा काम क्या। अब यहाँ से सपोज करो कि कोई बढ़िया चीज जा रही है, विटामिन ए जा रहा है, विटामिन बी जा रहा है, अब विटामिन ए बी जा रहा है, तू रुकेगा नहीं यहाँ पे, तू भी निकल, सब निकल जा, सबको निकाल देता है। ये जो ग्लोमेरुलस है ना, कुछ भी नहीं छोड़ता, सब जो काम की चीजें वो भी निकाल देता है, और जो काम की नहीं होती उसको भी छान देता है, सबको छान देता है। वैसे क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, रक्त को छानने का काम कौन करता है, नेफ्रॉन के अंदर वो करता है आपका ग्लोमेरुलस। उसके बाद में छानने के बाद में दोस्तों सारी चीज इधर आ गई, विटामिन इधर आ गया, क्या सारे विटामिन कैल्शियम सब बाहर निकल गया। अब वो सारी काम की चीजें बाहर आ गई, तो उसको क्या चाहिए, बॉडी से तो कुछ बचेगा नहीं, फिर वो कोशिका को मिलेगा क्या। फिर क्या करता है, ये जो बोमेन संपुट होता है ना, उसको वापस क्या करता है, कलेक्ट करता है, वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ से क्या है कि ये कैल्शियम इधर जा रहा है, अब कैल्शियम इधर जा रहा है, ये बोमेन संपुट वगैरह, तो भाई कहाँ जा रहा है, फिर वहां से पकड़ लेता है इसको। क्या करता है ये बोमेन संपुट, क्या करता है, वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी जो काम की चीज जिसको बोमेन ये ग्लोमेरुलस ने फेंक दिया, बाहर निकाल दिया, छान दिया है, उसको वापस एब्जॉर्ब का काम कौन करता है, वापस अवशोषण का काम कौन करता है, आपका बोमेन संपुट। तो क्वेश्चन आ गया कि जो रक्त को छानने का काम कौन करता है, आपका ग्लोमेरुलस, और वापस जो काम आवश्यक पदार्थ है उसको वापस पुनः अवशोषण कौन करता है, पुनः एब्जॉर्प्शन कौन करता है, आपका कौन करता है, बोमेन संपुट करता है।
तो ये फिल्ट्रेशन का काम ग्लोमेरुलस करता है, ये बड़े बड़े सभी कणों को छान देता है, कैल्शियम सबको छान देता है और शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। यहाँ से शुद्ध रक्त वापस निकल जाएगा दोस्तों, ये अशुद्ध आया और ये शुद्ध निकल गया। अशुद्ध लाता कौन है दोस्तों? अभिवाही। ले जाता कौन है? अपवाही शुद्ध को। बोमेन सपोर्ट सबको छान देता है। क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, यूरिया को भी अलग कर देता है। मतलब कि जो बोमेन सपोर्ट है वो क्या करता है, यूरिया को अलग कर देता है। मतलब कि यूरिया को वापस एब्जॉर्ब नहीं करता, यूरिया निकाल देता है अगर ग्लोमेरुलस, तो वापस उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको काम जाने देता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाने देता है, संग्रहित नलिका में जाने देता है और वो किडनी से फिर बाहर निकल के क्या जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर से होकर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर यूरेथ्रा के मार्ग से उसको बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, यूरिन बनाकर, पेशाब बनाकर, मतलब मूत्र वाहिनी से होके हुए मूत्राशय में जाएगा, फिर मूत्र मार्ग से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, किसको? यूरिया को। ये दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस जो चित्र का। दोस्तों अपनों ने नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़ लिया है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपकी किडनी के अंदर 8 लाख फिल्टर लगे होते हैं और उन फिल्टरों को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। और वो क्या करते हैं दोस्तों, फिर जितने भी आपके अपशिष्ट पदार्थ है वो सारे रक्त में से निकाल देते हैं और उसका क्या बन जाता है? यूरिन बन जाता है। तो देखेंगे दोस्तों अब यूरिन में होता क्या है और कुछ और बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यूरिन के बारे में, जिसको दोस्तों बोलते हैं पेशाब। जो किडनी क्या करती है? पेशाब बनाने का काम करती है। दोस्तों पेशाब के अंदर, मूत्र के अंदर दोस्तों 95%, 95% वाटर होता है, मतलब 95% जल होता है और उसमें सिर्फ 2% ही यूरिया होता है। जो पहले क्या होता है? अमोनिया होता है। लीवर उसको क्या कर देता है? यूरिया में कन्वर्ट करके किडनी को दे देता है, किडनी उसका यूरिन बना देती है। और दोस्तों उसमें पीएच कितना होता है? 4.8। दोस्तों पीएच मतलब जिसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, मतलब जितनी एच की मात्रा ज्यादा होगी, एच प्लस आयन की जिसकी ज्यादा होगी, वो क्या होगा? एसिडिक होगा। यानी एक पीएच स्केल होता है जिसमें 14 तक होते हैं नंबर, जिनमें से 7 से इधर जाएंगे पहले एक की तरफ, तो क्या होगा? एसिडिक मात्रा बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी, और 7 से इधर जाएंगे 14 की तरफ, तो क्या होगा? क्षारकता बढ़ेगी। तो ये क्या होता है? अम्लीय होता है। आपका जो पेशाब होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। स्वभाव कैसा होता है दोस्तों इसका? अम्लीय। किसकी वजह से? क्योंकि ये 4.8 है। अगर 7 से ज्यादा होता तो ये क्षारीय होता। और दोस्तों पीला, पीला दोस्तों पेशाब का रंग पीला किसकी वजह से होता है दोस्तों? यूरोक्रोम की वजह से होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे के अंदर कि जो आपकी लेट्रिन होती है उसका रंग जो पीला होता है वो किसकी वजह से होता है? बिलिरुबिन की वजह से होता है। लेकिन दोस्तों आपके पेशाब का रंग कैसे, किसकी वजह से पीला होता है? यूरोक्रोम की वजह से पीला होता है। और दोस्तों जो गंध आती है वो अमोनिया की वजह से आती है। मैंने दोस्तों आपको बताया था ताजा पेशाब में कभी भी बदबू नहीं आती, लेकिन जो पेशाब 2-4 घंटा पुराना है उसमें बदबू आने लग जाती है। क्योंकि दोस्तों यूरिया में कभी बदबू नहीं आती। यूरिया फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि जो पेशाब होता है यूरिन के अंदर यूरिया होता है, लेकिन यूरिया वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें बदबू आने लग जाती है। तो जो गंध आती है वो किसकी वजह से? अमोनिया की वजह से आती है। दोस्तों अपनों ने पढ़ लिया कि यूरिन के अंदर क्या होता है। दोस्तों अब बात करेंगे कि जो किडनी है उसके अंदर अगर खराबी आ गई तो उससे कितनी बीमारियां हो जाएगी, उन बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहली बीमारी आती है दोस्तों किडनी के अंदर स्टोन हो जाता है। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि किडनी के अंदर स्टोन हो गया, पत्थरी हो गई। तो वो किडनी पत्थरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सीलेज की वजह से होती है। यानी जब कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आपकी बॉडी किडनी उसको क्या करेगी? इकट्ठा होता जाएगा किडनी के अंदर और वो वहां पे जाके क्या हो जाएगा? जम जाएगा। उधर क्या हो जाएगी? पथरी बन जाएगी। मैंने आपको बताया था जो हम कोई चीज छानते तो उधर पत्थर आ गया तो क्या होगा? हम ढंग से छान नहीं सकते। तो वही बात है, उस जो नेफ्रॉन है उसको रुक जाएगा, नेफ्रॉन छान नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी बीमारी हो जाएगी किडनी स्टोन वाली। उससे हम किडनी को हम क्या करें? स्टोन को तोड़ के उसका बाहर निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके आ गए दोस्तों, और प्राकृतिक तरीके भी हैं, जैसे बाबा रामदेव आयुर्वेदिक तरीके भी है जिससे किडनी स्टोन बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं अमोनिया। जब दोस्तों बॉडी के अंदर अमोनिया ज्यादा हो जाता है, यानी अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होता, सीधा अमोनिया बाहर निकले, यानी पेशाब में क्या निकले? अमोनिया निकले, तो उस बीमारी को दोस्तों बोलते हैं यूरेनिया। दोस्तों कई बार देखा होगा कई पुरुष क्या और स्त्री क्या करते हैं? पेशाब करते हैं, उनके पेशाब में बहुत ज्यादा बदबू आती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनकी पेशाब में क्या है? यूरिया ना होकर क्या? अमोनिया है। उस अमोनिया की वजह से दोस्तों पेशाब में बदबू आने लग जाती है, पेशाब बदबू मारने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया है उसके अंदर। इस बीमारी को दोस्तों यूरेनिया बोलते हैं। जिनका भी पेशाब बदबू मारता है तो उनको एक बीमारी जरूर है, उस बीमारी का नाम है यूरेनिया।
और दोस्तों अब बात करते हैं गाउट, गठिया रोग। इसके बारे में दोस्तों आपने बहुत ज्यादा सुना होगा गठिया बीमारी के बारे में। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब आपकी जो हड्डियां होती है, हड्डियों के बीच में क्या होता है दोस्तों, एक फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड से क्या होता है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब दोस्तों कि हम, जैसे मैं इधर कर पा रहा हूँ, किसकी वजह से, हड्डियां चिपकी भी नहीं है, लेकिन क्या है कि एक फ्लूइड से क्या है, चिपकी हुई है एक दूसरे से, जिसकी वजह से हम हड्डी को आसानी से मोड़ सकते हैं, चल पाते हैं, हम चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, सारा किसकी वजह से, साइनोवियल फ्लूइड की वजह से। लेकिन किसी कारण वो साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है और उसमें क्या बढ़ जाता है, यूरिक अम्ल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या, हड्डियां पास पास आ जाती है और फिर जब हम बैठते हैं, चलते हैं ना, तो कचर कचर की आवाजें आती है। उस बीमारी को दोस्तों क्या बोलते हैं, गठिया बीमारी बोलते हैं, गाउट बोलते हैं इंग्लिश में। और दोस्तों सबसे बड़ी बीमारी है कि किडनी खराब हो गई, मतलब ये तो बीमारियों का इलाज तो हो जाएगा, अगर किडनी खराब होगी तो बीमारी तो बची नहीं, सारी किडनी खराब होगी, तो उसका क्या इलाज करें। उसका इलाज वही है कि किडनी करो चेंज, वो भी कितने घंटे में, 48 घंटे में। और किसी पुरुष की या स्त्री की अगर दोनों किडनी खराब हो जाती है तो उसको 48 घंटे के अंदर एक किडनी स्वस्थ पर्सन की लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज उसकी मौत निश्चित है। तो ये सारी बीमारियां दोस्तों किडनी से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों बात करते हैं मुख्य उत्सर्जित पदार्थ। दोस्तों हमारा इंसान क्या करता है दोस्तों, यूरिया को उत्सर्जन करता है, ये मैंने आपको बताया था। यूरिया की पहले क्या होता है, अमोनिया होता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके बाहर निकालता है, इसलिए इसलिए क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक बोलते हैं इंसानों को। तो लेकिन दोस्तों क्या होता है कि सारे जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु वो सारा कुछ ना कुछ निकालते हैं, उत्सर्जित कुछ पदार्थ बाहर निकालते हैं। तो वो क्या क्या निकालते हैं वो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि सबसे ज्यादा बड़ी मुश्किल से पाचन किसका होता है, प्रोटीन का होता है। पाचन तंत्र में बताया था, प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट होगा तब जाके उसका अमीनो एसिड बनेगा, तब जाके वो पचेगा। लेकिन जो दोस्तों प्रोटीन होता है वो अंत में क्या है, नाइट्रोजन जरूर निकालता है। वो जो नाइट्रोजन है, ये सारे नाइट्रोजन के रूप है, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, ये क्या है, नाइट्रोजन के ही रूप है दोस्तों। तो प्रोटीन से अमोनिया बनेगी, प्रोटीन से क्या निकलेगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इससे ये सारी चीजें बनेगी। इसलिए दोस्तों पौधों में वो भी मतलब कि पशुओं में, जितनों में, सब में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और सब में क्या होता है, ये सारी चीजें निकलती है। तो जब बात करते हैं पादपों की, पादप दोस्तों क्या निकलते हैं, आपने देखा किसी पेड़ को काट दो, काटने के बाद दोस्तों एक चिपचिपा पदार्थ निकलने लग जाएगा। चिपचिपा पदार्थ को क्या बोलेंगे दोस्तों, लासा बोलेंगे, और हम अपनी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, गोंद बोलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मानव की। पशु क्या करता है, मैमल्स क्या करते हैं दोस्तों, यूरियोटेलिक होते हैं। क्यों, क्योंकि वो यूरिन का उत्सर्जन करते हैं, जैसे मैंने बता दिया। अपने इंसान क्या करता है, मानव क्या करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। स्तनधारी, इसलिए आप सोच रहे हो स्तनधारी पुरुषों को क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों के स्तन क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन लड़की के 12 वर्ष बाद में स्तन ग्रंथि होने की वजह से उनके स्तन डेवलप हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों होते तो दोनों के पास हैं, इसलिए दोस्तों पुरुष और स्त्री को क्या बोला जाता है, स्तनधारी बोला जाता है, इंग्लिश में मेमल्स बोला जाता है। और यूरियोटेलिक होता है क्योंकि यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। अब यूरिकोटेलिक कौन से होते हैं दोस्तों, जो पक्षी और सरीसृप का उत्सर्जन करते हैं। जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। जैसे आपके पक्षी हो गए, पक्षी जो भी बीट कर जाता है या कुछ भी कर जाता है, वो क्या कहलाता है, यूरिकोटेलिक होता है, क्योंकि वो यूरिक एसिड होता है उसमें। और जो रेंगने वाले जीव है, सरीसृप यानी जो भी रेंगने वाले जीव है, जैसे सांप सूप जो भी है, वो सारे क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। क्यों, क्योंकि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और दोस्तों जो अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं, एक मिनट दोस्तों, और दोस्तों अब जो बात करते हैं, अब जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी जो बॉडी से क्या निकाले, अमोनिया निकाले। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में सबसे जहरीला पदार्थ क्या बनता है, अमोनिया बनता है। लीवर उसको अमोनिया को क्या कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और किडनी को दे देता है, और किडनी उसका यूरिन बनाकर बाहर निकाल देती है। लेकिन क्या होते हैं, कुछ जीव यूरिया में कन्वर्ट नहीं करते, सीधा क्या बनाते हैं, उसका एक्सक्रीशन करते हैं, अमोनिया ही बाहर निकालते हैं। जैसे मछली और कीट, मछली और कीट है ना दोस्तों, क्या निकालते हैं, अमोनिया उत्सर्जन करते हैं। इसलिए उनके जो भी बाहर निकालते हैं उसमें बदबू होता आएगी। मछली जो भी बाहर निकालेगा, पेशाब करेगा, कुछ भी करेगा, उसमें बहुत ही ज्यादा बदबू आएगी, क्योंकि अमोनिया क्या बदबूदार पदार्थ है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्वानोटेलिक कौन से होते हैं। टेलिक मतलब दोस्तों होता है बाहर निकालना, और ग्वानोटोलिक यानी दोस्तों जो ग्वानो का उत्सर्जन करे, यानी ग्वानिन का उत्सर्जन करे। जैसे मकड़ी, मकड़ी दोस्तों जो एकदम व्हाइट कलर की जो जाले बनाता है ना, वो ग्वानिन पदार्थ होता है, उसका उत्सर्जन करता है, मकड़ी बाहर निकालता है, जो उसकी बॉडी में कोई काम का नहीं होता। उत्सर्जन करने के बाद में भी दोस्तों उसका वो यूज करता है, उससे अपने जाले बना लेता है, उसमें घर बना लेता है रहने के लिए।
तो ये सारे आपको मैंने बता दिया, पेशाब में बता दिया क्या होता है, बीमारी बता दी, उत्सर्जित पदार्थ बता दिए। तो दोस्तों मैंने उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूरा एकदम डिटेल से बता दिया। उत्सर्जन क्या होता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाता है। इसमें एक तंत्र काम करता है और बहुत सारे उत्सर्जी अंग हेल्प करते हैं। वो सारा क्या होता है, एक सिस्टम होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको डिटेल से उत्सर्जन तंत्र के बारे में बता दिया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मुझे आप सीधे डीएम करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। और दोस्तों वीडियो पर लाइक भी कर दीजिए, जिससे मोटिवेट होकर हम अगली बार आपके लिए इससे बेटर वीडियो लेकर आए। और दोस्तों इस पूरी वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बड़ा थैंक यू दोस्तों सभी को, थैंक यू।